नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। दोस्तों, आज के अपने सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एक ऐसा केस जिसे हम नेशनल एंथम केस के नाम से भी जानते हैं और जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 को लेकर काफ़ी नई इंसाइट्स हमें प्रोवाइड की थी। इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें मिला हुआ है, उसी में आ जाता है फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट। आज की अपनी सेशन में हम देखेंगे कि इस पूरे केस के फैक्ट्स क्या थे और क्या क्या बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्टडी IQ लेकर आया है स्टडी IQ जुडिशरी, एक डेडिकेटेड चैनल उन सभी लोगों के लिए जो कि या तो जुडिशियल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य लीगल एग्जामिनेशन जैसे कि APO आदि की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि क्लैट आदि की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लीगल अवेयरनेस में भी विश्वास रखते हैं तब भी स्टडी IQ जुडिशरी आपकी काफ़ी मदद करेगा। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस से। देखिए, देयर वर 3 स्टूडेंट्स, बिजॉय, बीनू और बिंदु इमैनुअल, जो कि केरला के एक स्कूल में पढ़ते थे। ये तीनों के तीनों जो है एक क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट है, दैट इज जिहोवा विटनेसेस, उसमें विश्वास रखते हैं। अब ये हर दिन स्कूल जाते हैं, सुबह की जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसे अटेंड करते हैं और आखिरी में जब नेशनल एंथम गाया जाता था तो नेशनल एंथम के लिए अटेंशन के पोज में बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये खड़े हो जाते थे। बस एक डिफरेंस जो इनका बाकी स्टूडेंट से आ जाता था वो ये कि नेशनल एंथम के लिए अटेंशन पोज में तो खड़े हो गए लेकिन नेशनल एंथम को गाते नहीं थे। कारण था इनका फेथ। इनके फेथ में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल एंथम के ना तो वर्ड से इन्हें प्रॉब्लम थी, ना ही नेशनल एंथम के पीछे छुपी भावना से इन्हें प्रॉब्लम थी। बस इनका फेथ इन्हें सिंगिंग जो है अलाउ नहीं करता था और इस वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये नेशनल एंथम को गाते नहीं थे। और ये पहले नहीं थे ऐसा करने वाले, इनसे पहले भी इन्हीं के स्कूल में इनकी सिस्टर्स जो हैं वो पढ़ चुकी थी। उन्होंने भी इसी प्रैक्टिस को फॉलो किया था कि नेशनल एंथम के टाइम पर अटेंशन में खड़े हो जाना, उसे गाना नहीं। लेकिन अभी तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था और किसी ने नहीं सोचा था कि ये कोई डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट है या फिर अनपेट्रियोटिक एक्ट है। एक दिन जुलाई 1985 में एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो वहां के लोकल MLA थे, उन्होंने इन्हें ऑब्जर्व कर लिया कि ये नेशनल एंथम नहीं गा रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को जो है वहां की जो असेंबली है, केरला की जो असेंबली है, उसमें उठाया क्योंकि उन्हें उन MLA को लगा कि ये काफ़ी अनपेट्रियोटिक एक्ट है जो कि नहीं करना चाहिए इन स्टूडेंट्स को। और उन्होंने इस मुद्दे को अपनी जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ उठाया। उन्होंने डिमांड की कि एक कमीशन को अपॉइंट किया जाना चाहिए। कमीशन को अपॉइंट किया जाता है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उसमें ये पाया गया कि जो ये तीनों बच्चे थे ये काफ़ी लॉ अबाइडिंग स्टूडेंट्स थे, काफ़ी वेल बिहेव्ड स्टूडेंट्स थे, काफ़ी वेल मैनर्ड स्टूडेंट्स थे। और जब भी ये सुबह नेशनल एंथम की बारी आती थी तो रिस्पेक्टफुली साइलेंस में खड़े हो जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी, कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद भी, वहाँ के जो स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, यानी कि वहाँ के उस एरिया के डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, उन्होंने केरला एजुकेशन एक्ट के तहत कुछ रूल्स का हवाला देते हुए इन बच्चों को एक्सपेल करने के लिए हेड मिस्ट्रेस को कहा। जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं उन्हें कहा कि भाई ये क्योंकि केरला एजुकेशन रूल्स के एक्ट के तहत जो रूल्स बने उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो रहा है, तो इन बच्चों को एक्सपेल किया जाए। जिसके तहत इन बच्चों को एक्सपेल कर भी दिया गया। अल्टीमेटली इन बच्चों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने और डिवीजन बेंच ने, दोनों ने ही इनकी प्रेयर रिजेक्ट कर दी। फाइनली ये केस पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में थ्रू आर्टिकल 136 SLP, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू। ये जो केस है कॉन्स्टिट्यूशन का केस बन जाता है और ये पहुंच जाता है कहां पर? ये पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ इश्यूज थे। सबसे पहला इशू ये था कि जो बच्चों को स्कूल से निकाला गया वो 4 ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ चेक करना था कि ये चारों ग्राउंड्स पे क्या वो जस्टिफाइड है। पहला ग्राउंड था कि आर्टिकल 19(1) के तहत जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, क्या बच्चों को स्कूल से निकालना उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन नहीं है। आर्टिकल 25 के तहत हमें जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला हुआ है, क्या बच्चों को स्कूल से निकालना उस आर्टिकल 25 में दिए गए राइट्स का हनन नहीं है। आर्टिकल 25 और 19 के बाद हमने देखना है कि केरला एजुकेशन एक्ट के तहत जो रूल्स बने हुए हैं,
क्या उन रूल्स के अकॉर्डिंग बच्चों को स्कूल से एक्सपेल करना क्योंकि वो नेशनल एंथम गा नहीं रहे हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? और आखिरी में जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 है, क्या उसके प्रोविजंस के तहत बच्चों ने नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट किया है? ये चेक करना और ये तय करना कि क्या इसके तहत बच्चों को स्कूल से निकालना सही है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, यानी कि ये 4 लीगल प्रोविजंस थे जिसकी कसौटी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को चेक करना था। सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिहोवा सेक्ट का जो रिलीजियस फेथ था उसमें भी जाकर देखा कि आखिर में इस फेथ में कहा क्या गया है। उसमें बेसिकली जो समझ आया वो ये कि जिहोवा जो जिहोवा विटनेसेस हैं, जो कि ये सेक्ट है, ये मानते हैं कि जिहोवा इज द सुप्रीम रूलर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स। और इनका ऐसा मानना है कि एक सेटन यानी कि लूसीफर जो है वो ओरिजिनली गॉड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गॉड के ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था। बाद में जो लूसीफर है यानी जिसे हम शैतान बोल देते हैं, सेटन बोल देते हैं, उसने गॉड से यानी कि भगवान से रिबेल किया और धरती पर आकर उन्होंने क्या किया, अपने तरीके से दुनिया को चलाना शुरू कर दिया। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे रिलीजियस हैं या फिर फाइनेंशियल बॉडीज हैं, ये सारे के सारे टूल्स हैं लूसीफर के दुनिया को चलाने के लिए। इसलिए इनका मानना था कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उसमें फेथ नहीं रख सकते हैं। और इनका मानना है कि क्राइस्ट पहले भी आए थे, दोबारा फिर आएंगे इस दुनिया को रिडीम करने के लिए। तो ये इनका ऐसा फेथ था कि भाई ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे वो रिलीजियस हैं, पॉलिटिकल हैं, फाइनेंशियल हैं, उन सबको कौन गवर्न कर रहा है? तो उन सबको गवर्न किया जा रहा है एज अ टूल बाय लूसीफर। लूसीफर माने शैतान। नाउ इसी वजह से इन लोगों ने या इनके विश्वास में मना किया गया है दैट दे आर नॉट अलाउड टू टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस टू द किंग और अदर कॉन्स्टिट्यूटेड ह्यूमन अथॉरिटी। सो कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि इंसानों के द्वारा बनाई गई है उसे ये अपनी एलिजियंस नहीं दे सकते हैं, यानी कि उसमें ये अपनी ओथ नहीं प्रकट कर सकते हैं। अब ये भारत में ही नहीं, जिहोवा विटनेसेस का जो सेक्ट है इसके हमें वर्ल्ड वाइड केस देखने को मिलते हैं। और उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों के केसेस को भी वहां पर कोर्ट किया, क्योंकि वहां पर भी ऑलरेडी इनके साथ ऐसा हो चुका है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कुछ लीगल एस्पेक्ट्स उठाए थे उनको किस तरह से यहाँ पर टैकल किया। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 51 एक क्लॉज ए को यहाँ पर उठाया, जो कि हमें कहता है या जो हमें एक फंडामेंटल ड्यूटी देता है on every citizen to abide by the constitution and respect its ideals and institutions and national flag and national anthem। अब सबसे पहला ये सवाल था कि क्या इन बच्चों ने नेशनल एंथम को ना गाकर आर्टिकल 51 ए क्लॉज ए में जो दी गई हमारी ड्यूटी है दैट इज टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, क्या वो ड्यूटी को तिरस्कार किया है? तो जवाब आया नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रॉपर रिस्पेक्ट इज शोन टू द नेशनल एंथम बाय स्टैंडिंग अप व्हेन द नेशनल एंथम इज संग, यानी कि बच्चों ने खड़े होकर अटेंशन पोज में खड़े होकर नेशनल एंथम को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कोई डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे नेशनल एंथम को नहीं शो की गई आर्टिकल 151 ए के अकॉर्डिंग। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अब इसका सेक्शन 3 हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 3 क्या कहता है, whoever intentionally prevents the singing of national anthem, यानी कि जो कोई इंटेंशनली या तो नेशनल एंथम को किसी को गाने से रोके या फिर ऐसी कोई असेंबली जो कि नेशनल एंथम गा रही है उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, उस व्यक्ति को यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। कितने साल तक की? 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है और फाइन भी उस पर इंपोज किया जा सकता है, यानी कि दोनों चीजें उसके ऊपर इंपोज की जा सकती हैं। अब बच्चे खुद नेशनल एंथम नहीं गा रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे खुद नेशनल एंथम नहीं गा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे दूसरों को नेशनल एंथम गाने से रोक रहे हैं या फिर जो बाकी असेंबली है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है और ऐसा कहीं से भी है भी नहीं। इसलिए ये जो प्रोविजन है सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये भी कहीं से इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं, स्टैंडिंग अप रिस्पेक्टफुली व्हेन द नेशनल एंथम इज संग बट नॉट सिंगिंग वनसेल्फ क्लियरली डज नॉट ईदर प्रिवेंट द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम और कॉजेज द डिस्टर्बेंस टू एनी असेंबली। ओके, सो ये भी यहाँ पर कोई गुनाह नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा यहां पर जो प्रोविजन था दैट इज रूल्स अंडर द केरला एजुकेशन बिल। खास करके हमें यहां पे 2 रूल्स को जानना है। पहला है क्या कि
एज अ रूल द होल स्कूल शुड पार्टिसिपेट इन द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम। यानी कि पहला रूल कहता था कि नेशनल एंथम जब सुबह गाया जाएगा तो सारे स्कूल में उसमें जो है सभी स्कूल के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा ये था, इट इज कंपल्सरी दैट ऑल द स्कूल्स शैल हैव द मॉर्निंग असेंबली एवरी डे before actual instruction begins. The whole school with all the pupils and teacher shall be gathered for the assembly. After singing the national anthem, the whole school shall in one voice take national pledge before marching back to the classes. अब ये दो रूल्स हैं यहाँ पर जिनके तहत इन बच्चों को यहाँ पर एक्सपेल किया जा रहा है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स की बात करने से पहले यहाँ पर आर्टिकल 19 पे बात की। आर्टिकल 19 में जो आर्टिकल 19(1)(a) है उसमें हमें मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसी के साथ साथ आर्टिकल 19(2) में हमें क्या मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कुछ पाबंदियां लगा दी गई। एक जगह 19(1)(a) जो कि हमें देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, दिस इज लिमिटेड या फिर दिस इज क्वालिफाइड। और क्वालिफाइड कैसे है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में हम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि नथिंग इन आर्टिकल 19(2) क्या कह रहा है, नथिंग इन आर्टिकल 19(1)(a) शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। अब ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि आर्टिकल 19(2) कहता है कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो हमने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है वो कहीं से भी स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा ऐसा कोई कानून बनाने के लिए जो कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कोई पाबंदी लगाता हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस एक्सेट्रा। नाउ ये जो लॉ शब्द है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज अ सेटल्ड law या this is a settled position that this law has to be made by the state legislature या फिर पार्लियामेंट। ये कानून को जो है एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकती है। अगर कोई कानून चाहे वो रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं, अगर वो एग्जीक्यूटिव बना रही है वो शब्द यहां पर आर्टिकल 19(2) के पर्पस से लॉ नहीं गिना जाएगा। यहां पर जो लॉ शब्द गिना जाएगा वो कौन सा होगा, इफ इट इज मेड बाय द लेजिस्लेचर। ओके, सो this law word must be a law having the statutory force and not a mere executive or departmental instruction. So basic मुद्दा यही था कि आपने ये जो केरला एजुकेशन एक्ट के तहत रूल्स बनाए हैं, किसने बनाए हैं, लेजिस्लेचर ने नहीं बनाए। किसने बनाए, जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो वहां का स्कूल का डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के लोग थे उन्होंने बनाए। इसलिए उनके कानून की ये जो है फोर्स यहां पर आर्टिकल 19(2) के तहत नहीं लगेगी। दूसरा यहां पर यह भी कहा गया कि as there is no legal sanction behind them in the sense that they are not issued under the authority of any statute। दूसरी बात ये कि the circular do not oblige each and every pupil to join the singing even if he has no any conscientious objection based on his religious faith। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लो कि वो रूल्स लागू होते भी, हमने जो अभी दो रूल्स यहाँ पे पढ़े, मान लो वो दो रूल्स लागू होते भी हैं, ऐसे में उन रूल्स में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी बच्चे के धर्म में कोई सिंगिंग पर पाबंदी है, नेशनल एंथम सिंगिंग पर पाबंदी है तो उसे भी गाना होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और तीसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और रूल का यहां से हवाला देते हुए कहा कि भाई ये रूल्स तो ये भी कहते हैं कि हमें सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी है, हमें दूसरे धर्मों के प्रति रिलीजियस टॉलरेंस भी दिखानी है, ये भी इन रूल्स में लिखा हुआ है। तो आप इसको क्यों नहीं मान रहे, आप वो पहले वाले दो रूल्स को ही क्यों मान रहे हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे स्पष्ट कर दिया। एंड साथ ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है उसी में फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी आ जाता है, यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही हिस्सा है चुप रहना। ओके, चलिए फिर आती है बारी आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कहा कि भाई आर्टिकल 25 हमें देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। बट एट द सेम टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 25 इज अगेन नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, उस पर भी कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं। जैसे कि आर्टिकल 25 में ही लिख दिया गया कि हमारा ये जो फ्रीडम है या जो हमारा ये राइट है, इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, health and morality। so public order, morality and health and
फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर इंडिविजुअल। सो ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दूसरी बात ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई आर्टिकल 25 में ही ये लिखा हुआ है कि स्टेट जो है यहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है टू चेक द सेक्युलर अफेयर्स ऑफ द रिलीजन। ऐसे में कभी अगर कोई दिक्कत आती है जहां पर स्टेट के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या कोई स्टेट के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है और कोई आकर ये कहे कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमारे फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है उसे हमसे छीन रही हैं, तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन सच मैटर्स। यानी कि अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके ऊपर पाबंदियां हैं, सरकार ने कोई पाबंदी बना दी और हमें लगता है कि वो पाबंदी जो है अनरीजनेबल है, हमारे रिलीजन के जो राइट है उसे छीन रही है, तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी है कि वो उस लॉ को चेक करें, उस प्रोविजन को चेक करें कि वाकई में हमारा जो राइट टू रिलीजन है कहीं वो छीन तो नहीं रहा। इसी के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां ये स्पष्ट किया कि द क्वेश्चन इज नॉट वेदर अ पर्टिकुलर। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि हमें अपना जो देखने का नजरिया है उसे थोड़ा बड़ा करना होगा। हमें यह नहीं देखना है कि वो सामने वाला जो धर्म है, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पे हम ये इन जिहोवास का भी धर्म देख रहे हैं, हमें यह नहीं जज करना है कि उस धर्म में क्या कहा गया है। हमें यह नहीं जज करना है कि उस धर्म में जो कहा गया है वो सही है या गलत है। ना ही हमें यह जज करना है कि हमारे हिसाब से वो क्या बात उसमें निकल कर आती है उस धर्म में। हमें चेक क्या करना है? हमें चेक ये करना है कि जो व्यक्ति उस धर्म को मानने वाला है, क्या वो जेन्युइनली उस धर्म को मानकर ऐसा कर रहा है जो कि एक्शन उसका हम कह रहे हैं गलत है, या फिर वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मैं दोबारा आपको बता दूं, द क्वेश्चन इज नॉट वेदर अ पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस अपील्स टू आवर रीजन, but whether the belief is genuinely or conscientiously held as part of profession or practice of religion. Personal view and reactions are irrelevant if the belief is genuinely or conscientiously held. It attracts the protection of Article 25. मेन मुद्दा यही है कि अगर कोई सामने वाला अपने धर्म को फॉलो करना चाह रहा है, हम यहाँ पर ये जज नहीं कर सकते कि सामने वाले का धर्म में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। अगर वो जेन्युइनली अपने धर्म को फॉलो कर रहा है, उसके धर्म में जो भी बात लिखी है हम उसको यहाँ पर नकार नहीं सकते हैं। आर्टिकल 25 की प्रोटेक्शन उसे मिलेगी, बट एट द सेम टाइम आर्टिकल 25 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उन्हें लगाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस गिवन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बच्चे हैं ये वाकई में अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, उस धर्म में जो जो बातें कही गई हैं उसे सिंसियरली और जेन्युइनली मान रहे हैं। ऐसे में कोई भी हम इन्हें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में कोई भी ऐसी सच जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं आ रही कि आपने नेशनल एंथम नहीं गाया तो हम आपको यहाँ पे स्कूल से निकाल देंगे। वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये था पूरा केस बिजॉय इमैनुअल का, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन बच्चों की जो एक्सपेल्शन थी इसे गलत करार दिया और बताया कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 या फिर जो हमने दो एक्ट्स पढ़े उनके दायरे में वो केस जो है फॉल नहीं करता है। आई होप कि आपको ये जो है सब्जेक्ट समझ आया होगा, ये केस समझ आया होगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।